हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एन के जोशी सर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, क्लास 9 का जो सोशल साइंस का जो सिविक्स का जो चैप्टर है आपके सामने, आज 10th चैप्टर है। हमने डेमोक्रेसी के बाद में जो 9 चैप्टर था, आज ये हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है इलेक्शंस इन इंडियन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। सो अब हम लोग इसमें जो डेमोक्रेसी है, जिसका मतलब अब आप समझ चुके हो, इलेक्शन किस तरह से होता है हमारा इंडिया में, जो इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत बेस्ट और सबसे लार्जेस्ट एग्जाम्पल है। तो देखते हैं इलेक्शंस के रिलेटेड किस तरह से ये इलेक्शंस एक इंडिया को डेमोक्रेटिक नेशन बनाता है। ठीक है, सो पहले हम लोग इलेक्शन क्या होता है इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। सो elections are a democratic process in which the citizens choose their representatives by the voting, है ना। वोटिंग के थ्रू हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं। थ्रू द इलेक्शन पीपल एक्सप्रेस देयर विल यानी अपनी इच्छा, एंड द डिसाइड वो विल मेक द लॉ एंड रन द गवर्नमेंट ऑन देयर बिहाफ। मतलब ये इलेक्शन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है अपने लीडर्स को, वोटिंग के थ्रू चुनते हैं, ताकि वो चुने हुए लोग डिसाइड करते हैं उनकी विल क्या है, किन की विल, जिन्होंने इनका चुनाव किया है, लोगों ने जिन्होंने मतलब एक तरह से एज ए वोटर उन्होंने अपने इलेक्टर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव किया है। अब ये चुने हुए लोग जो है ना, वो कानून बनाएंगे और गवर्नमेंट को रन करेंगे, गवर्नमेंट चलाएंगे। तो ये सब उन्हीं के हिसाब से होता है। ये कोई नया नहीं है, वैदिक एज में भी बोला गया है। बहुत सारे ऐसे रिपब्लिक्स और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हमें ऐसे रेफरेंस मिलते हैं जो पहले से ही एग्जिस्ट होते थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और ये दिखाते हैं कि द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में, इसका एक बहुत डीप रूट्स छिपा हुआ है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। ये कोई आजकल का नया डेमोक्रेसी नहीं है हमारे लिए। इसलिए हम मानते हैं कि इलेक्शन और डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमारे लिए बहुत ही एक तरह से जनरल है, आम बात है। क्या आपको पता था पहले कि उत्तरे मेरूर जो इंस्क्रिप्शन है, that dating to the 10th century region of the Prantaka Chola first document the Kodavulai system, one of the India's earliest organized frameworks for local self government। अब ये जो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है, ये एक हमारा हिस्टोरिकल एविडेंस है। ये हमारे प्रांतका चोला फर्स्ट यानी चोला एम्पायर में जो प्रांतका था उस टाइम का है, उसके 10th सेंचुरी के आसपास का ये है। ये बताता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पहले से ही इंडिया में मौजूद हुआ करती थी। देखो यहाँ पे ये जो कोदाई वोलाई जो है आपके वर्ड, इसका मीनिंग होता है बैलेट प्लॉट। मतलब कि पहले हमारे यहाँ पे बैलेट सिस्टम होता था। मतलब एक तरह से लोग जो है ना, ये जो गड़ा रखा हुआ है, इस गड़े में नहीं, बॉक्स में अपने अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनके नेम्स एक लिस्ट में डाल के, एक पेपर पे डाल के फिर उसमें डाला जाता था। फिर बॉक्स के बाद में उसको रिजल्ट के लिए काउंटिंग होता था, जिसका ज़्यादा मतलब नाम होता था लिस्ट पे, वो विनर हो जाता था। मतलब कि ये बैलेट सिस्टम था हमारा पहले। सो दिस इलेक्टोरल मेथड इन्वॉल्व राइटिंग द एलिजिबल कैंडिडेट्स नेम ऑन द पाम लीव्स। अब पहले तो पेपर नहीं थे, तो पाम लीव्स पे वो लिखा करते थे, एंड द प्लेस देम इनटू दैट वेजल। ये जो आपके सामने वेजल है, पॉट है, इसमें टू एंश्योर एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस अ यंग बॉय वुड पब्लिकली ड्रॉ अ नेम टू सिलेक्ट द असेंबली मेंबर। फिर ये लड़का आके क्या करता था, वहाँ पे ये एक नाम उसमें से निकालता, और जो नाम निकलता विनर बन जाता। तो इस तरह का सिस्टम क्या है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो हमारे इंडिया में पहले से एग्जिस्ट हुआ करती थी। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सो इन अ डेमोक्रेसी द पावर इज वेस्टेड इन द सिटीजन्स रेदर देन अ मोनार्क और एलाइट माइनॉरिटी, जो वेल्दी हो या रिच हो, with the election serving as the essential mechanism for exercising the authority or the power whatever or whichsoever is vested with the citizens। मतलब कि डेमोक्रेसी में जो फाइनल पावर होता है डिसीजन मेकिंग का, लॉ बनाने का, वो हमारे आम आदमी के हाथ में होता है, ना कि कोई राजा के हाथ में, ना ही कोई एक ऐसा एलाइट माइनॉरिटी, मतलब एक तरह से स्पेशल या एरिस्टोक्रेटिक फैमिली या फिर वेल्दी फैमिली, इनके हाथ में नहीं होता है, आम आदमी के पास में होता है। ये हमें ध्यान में रखना है बच्चों। बाय कास्टिंग द वोट्स द पब्लिक, जो सिटीजन्स होते हैं, दे सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, ensuring that the leadership is determined through peaceful,
fair competition, and this process establish accountability, making the elections the fundamental pillar of a democratic politics या पॉलिटिकल सिस्टम. यहाँ पे हमें इलेक्शन का जो असेंशियल या इम्पोर्टेंस है वो समझ में आना चाहिए बच्चों, कि इलेक्शन कितना ज़रूरी है, असेंशियल है, और क्या इसका इम्पोर्टेंस है. जो इलेक्शन होता है, पब्लिक क्या करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करती है, और ये चुने हुए लोग गवर्नमेंट बनाते हैं. और ये लीडरशिप, इसी से पता चलता है कि ये लीडरशिप जो हो रही है वो पीसफुल रहे, फेयर होनी चाहिए, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और इसी की वजह से अकाउंटेबिलिटी जनरेट होती है. अकाउंटेबिलिटी का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी. भाई हमारे चुने हुए नेता हमारे लिए ही काम करेंगे, ये उनकी जवाबदारी है. अगर वो काम हमारे लिए नहीं करते तो आपने कई इलेक्शन में ये देखा होगा कि उनकी गवर्नमेंट बदल दी गई है. मतलब कि जनता का जो पावर है, आज ए पार्टी जीत गई है तो कल भी जीतेगी. अगर क्योंकि मतलब ए ने अच्छा काम नहीं किया, अगर ए कंटिन्यूसली अगले साल भी कर रही है, मतलब जो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इलेक्शन होता है, अगले 5 साल के लिए भी वापस हो जाती है. इसका मतलब ये है कि लोगों में और लोगों के लिए उस पार्टी में, उस लीडरशिप में लोगों को ट्रस्ट जनरेट हुआ है. तो ये इलेक्शन इस तरह का एक पिलर बन जाता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का. ये अब तक हमें समझना चाहिए बच्चों. अब नेक्स्ट है कि इलेक्शन क्यों यहाँ पे ज़रूरी है. बाय द वोटिंग इन द इलेक्शन citizens choose their representatives, ये भी हमने देखा, and they decide who will form the government. डिसाइड कर सके कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा. इस तरह से जब इलेक्शन होता है गवर्नमेंट अकाउंटेबल बनती है, अकाउंटेबिलिटी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होती है, एंड इंश्योर द लीडर्स आर सिलेक्टेड थ्रू द पीसफुल एंड फेयर कॉम्पिटिशन. इसलिए इलेक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है. अब तक जो भी हमने पढ़ा है, अब तक आपको क्या समझ में आया, तो मैंने यहाँ पे समरी दिया है हर एक जो भी हमारे टॉपिक थे प्रीवियस. तो पहली बात हमें अब तक ये समझ लेना चाहिए कि इलेक्शन जो है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, जिसमें सिटीजन जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का वोटिंग के थ्रू इलेक्शन करवाते हैं या चूज करते हैं. और ये जो आइडिया है वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का भारत में कोई नया नहीं है, ये बहुत टाइम से चलता है. हमारे पास में ऐसे रेफरेंस मिले हुए हैं. इसका जो रूट है वो इंडियन ट्रेडिशन में, हिस्ट्री में अब तक भी मौजूद है ना. ये अब तक हमें समझना चाहिए. एंड एंशियंट इंडियन टेक्स्ट जो है हमारा एंड इट्स अ प्रैक्टिस, दे आल्सो शो द डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स और गवर्नेंस एग्जिस्टेड इन द वैदिक पीरियड. बहुत एंशियंट टाइम में भी डेमोक्रेसी हमारी चलती थी. ये अब तक हमें समझना चाहिए. थोड़ा सा और है, और अब तक आप क्या समझे, एक हमने जो बोला ये बैलेट सिस्टम का कोडाइवलाई सिस्टम ऑफ द चोला पीरियड, जो प्रांत का चोला फर्स्ट का था, is one of the earliest known example of a formal electoral method based on the fairness and transparency. Elections empowers the citizens, make the governments accountable, and ensuring a peaceful and lawful transfer of the power. ये अब तक हमें समझ लेना चाहिए बच्चों. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इलेक्शन इतने अगर असेंशियल है, ज़रूरी है, इलेक्शन अगर इतने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसका इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है. लेट्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द इलेक्शंस. इंडिया जैसा कि हमें पता है एक लार्जेस्ट प्रैक्टिस करने वाला, डेमोक्रेसी का प्रैक्टिस करने वाला एक देश है, जो दुनिया में सबसे बड़ा देश है डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू में. इट हैज़ बिकम अ रोल मॉडल फॉर द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज. Conducting the elections in India is a very massive administrative exercise. India has over 900 million registered voters so far now, making it one of the largest electorate in the world. पूरी दुनिया में अगर देखें तो इतना बड़ा नंबर नहीं है. 900 मिलियंस रजिस्टर्ड वोटर हमारे इंडिया में, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है. वोटर्स की चॉइस भी इलेक्शन की वजह से आती है. अब जब भी वोटर आप बनते हो तब आपके पास में चॉइस रहती है. बाय द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंश्योर ट्रू रिप्रेजेंटेशंस इज थ्रू द इलेक्शंस. इन एन इलेक्शन वोटर्स कैन चूज. अब लोगों के पास में जो वोटर होते हैं, आप भी 18 के बाद में क्या बन जाओगे, एक वोटर बन जाओगे, एलिजिबल वोटर, मतलब एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल वोटर. हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपको 18 के होते ही क्या बनाती है, वोटर बनाती है. आपको कोई भी डिनाई नहीं कर पाएगा कि आप वोट नहीं कर पाओगे. तो अगर ये वोटर बनने के बाद में आपके पास चॉइस क्या रहेगी बच्चों. पहली चॉइस है द पार्टी दैट वुड मेक द पॉलिसीज गाइड द गवर्नमेंट इन द लॉ मेकिंग, यानी किस पार्टी का चुनाव करना है. एक तो ये
पावर और चॉइस लोगों के पास रहता है एंड दे विल चूज द पीपल हु विल मेक द लॉ फॉर देम। कौन से रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करना है, क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है तो एक आदमी का तो होगा नहीं बच्चों, बहुत सारे कंपटीशन में उतरेंगे, तो उनमें से किसको वोट करना है ये भी लोगों के पास चॉइस रहता है, कोई उस पर दबाव नहीं बना सकता। एंड दे विल आल्सो चूज द पीपल हु विल सिट इन द गवर्नमेंट एंड मेक मेजर डिसीजंस फॉर देम। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये हमने अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन है सुनी समझी, इसीलिए ये लोगों के पास चॉइस बनी रहती है, ये अब तक हमें समझना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट फीचर्स इलेक्शन के क्या क्या होते हैं। सो इलेक्शंस लीड टू पॉलिटिकल कंपटीशन फेयरफुली एंड द कंपटीशन कैन टेक वेरियस फॉर्म। अलग अलग तरीके से हो सकता है। इट इज़ अ कंपटीशन अमंग द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती है इसके बीच में, है ना। कंपटीशन जब होता है इलेक्शन का तो बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती है और it also involved the competition among various ideologies and the policies of the different political parties at the level of a constituency. It takes the form of competition among many candidates. देखो अलग अलग लोग तो जो है हमारे इसमें इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव्स के तरह खड़े तो होते हैं, ये नेता लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो भी आपके यहाँ पे उनका भी एक तरह से कंपटीशन हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन फिर भी बीजेपी का एक आइडियोलॉजी क्या है, क्या आइडियोलॉजी? सबका साथ सबका विकास, ठीक है। और कांग्रेस का क्या है भाई? हाथ देगा साथ, मतलब और क्या करेगा मतलब बहुत सारी ये जो चीज़ें हैं इनकी आइडियोलॉजी भी आपके साथ साथ में इलेक्शन के चलती रहती है, ये अब तक हमें समझना चाहिए बच्चों। और many times it becomes a competition among the top leaders of various parties from different regions. Election also make the people aware of the national problems through the manifestos of different political parties, their representatives. So people come to know how each party is going to deal with the national problems. लोगों को हमारी राष्ट्रीय जो समस्याएं होती है, राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में भी पता चलता है। क्यों? क्योंकि जैसे 1970 के आसपास का जो टाइम था बच्चों, पॉवर्टी मतलब एक तरह से चरम पर थी। तो इंदिरा गांधी जैसे कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री है ना, वो जो है कंटेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर, उस समय गरीबी हटाओ ये जो माहौल चल रहा था, तो उसकी वजह से, उस स्लोगन की वजह से अपना गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर पाई, है ना। और उसके बाद में जब उसने नेशनल इमरजेंसीज अप्लाई किया तो लोगों को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ और उनकी गवर्नमेंट बाद में अगले जो टाइम पीरियड में ख़त्म हो चुकी थी। फिर वहीं पे हमारे जयप्रकाश नारायण सेव द डेमोक्रेसी, मतलब ये जो हमारे कुछ नेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं या स्लोगन्स होते हैं या आइडियोलॉजी होती है, ये भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो ये समझ पाए कि किस पार्टी को उन्हें जिताना है। तो लोगों के पास ये भी चॉइस होती है। मेरा कहने का मतलब ये है, द चॉइस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स इज नॉट मेड परमानेंटली। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल कैन रिवर्स their previous decisions and change the government if it fails to perform. Thus the representatives are answerable यानी accountable to the people who elect them. अब मैं इनकी समरी दे देता हूँ कि अब तक हमने इस टॉपिक में क्या समझा है। इन्हें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जैसे कि इंडिया में है, लोग जो है अपने चुनाव करते हैं लीडर्स का अलग अलग लेवल में, चाहे नेशनल गवर्नमेंट का हो, चाहे हमारे लोकल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, ये आपको पता होना चाहिए। और जो लोकल गवर्नमेंट में जो है हमारे पंचायत होती है, म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, एज वेल एज कुछ हमारे स्टेट में स्टेट असेंबलीज होती है, एंड पार्लियामेंट हमारे नेशनल लेवल पे होती है। ऑल वर्क विद द इलेक्टेड मेंबर्स। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है तो सब एक साथ काम करते हैं, ये अब तक हमें समझना चाहिए। इलेक्शंस जो है आर द ओनली वे टू मेक श्योर द गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट द पीपल्स चॉइस, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इलेक्शंस क्रिएट कंपटीशन, इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट सम इश्यूज, चाहे वो नेशनल प्रॉब्लम्स हो, एंड मेक द लीडर आंसरेबल टुवर्ड द पीपल और गवर्नमेंट, है ना। ये अब तक हमें समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो इलेक्टोरल सिस्टम है। इंडिया में किस तरह का इलेक्टोरल सिस्टम चलता है वो हम लोग देखते हैं। इलेक्शंस जो हमारे इंडिया में है, इट अलाउज एवरी एडल्ट सिटीजन जो 18 का हो जाता है, मैंने पहले ही कहा आपको, टू पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन मैनी केसेस इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो बनते हैं उसके लिए सभी को ये क्या करता है,
भाई एम्पावर कर देता है कि भाई आपके पास में ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके पास में चॉइस भी रहेगी और आप एक तरह से गवर्नमेंट बनाने में पूरा अपना कॉपरेशन करोगे, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन पहला सिस्टम होता है इलेक्ट्रल का। इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एट डिफरेंट लेवल्स, है ना, हमने ये भी बात किया। दिस इंक्लूड इलेक्शंस टू द इलेक्ट मेंबर्स ऑफ लोकसभा यानी जो एमपी होते हैं एंड राज्यसभा, एज वेल एज जो एमएलए होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, विधानसभा होती है, कहीं पे विधान परिषद होती है जो कि एक काउंसिल्स होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एंड द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शंस आर आल्सो हेल्ड फॉर द लोकल बॉडीज़, जो पंचायत होता है, म्यूनसिपलिटीज़ होती है, एज वेल एज कॉरपोरेशंस के लिए भी इलेक्शन जो होता है उन सब का इलेक्शन अलग अलग लेवल में होता है। ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रल सिस्टम हमारा यही है। अब हम लोग इसको डिटेल में बात करते हैं इलेक्ट्रल सिस्टम को। तो ये पहले जो है ना फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पे वर्क करता है। अब ये क्या है इनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो हमारे इलेक्ट्रल सिस्टम में और भी क्या सिस्टम है, दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन PR, एंड तीसरा है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल ये एंड रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन MMPR। ये सारे डिटेल में हम लोग बात करें। तो पहला हमारे सामने आया है इलेक्ट्रल सिस्टम में क्या, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अब इसके बारे में अगर बात करें सो फर्स्ट पास द पोस्ट जिसे FPTP बोलते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जिनको प्लूरिटी सिस्टम भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मेथड है वोटिंग का जिसमें कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा वोट लाता है किसी कंस्टिट्यूंसी में उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। इंडिया में ये डायरेक्ट इलेक्शन हमारे लोकसभा इलेक्शन में और विधानसभा इलेक्शन में यूज़ किया जाता है। मतलब एक तरह से वो जैसे आपके क्लास में बच्चों क्या होता है कि भाई सबका एग्ज़ाम होता है और सबका एग्ज़ाम होने के बाद में टॉपर कौन बनता है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया। अब जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आया है वो हमारा क्या हुआ, क्लास टॉपर हुआ। वैसे ही यहाँ पे भी फर्स्ट पास द पोस्ट, मतलब जो क्लास टॉपर बना, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया वो क्लास टॉपर। सिंपली ये हमें समझना चाहिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। फिर और इसके बारे में, द विनिंग कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सिक्योर अ मेजोरिटी दैट इज 50% + 1 ऑफ द टोटल वोट्स। अब इसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि भाई आपको है ना मेजोरिटी वोट ला के आना पड़ेगा तभी आप विनर मतलब माने जाओगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। आप 10-12 में से सबसे ज़्यादा उन सारे कॉम्पिटिटर से आपने क्या किया, ज़्यादा आपने क्या कर दिया कि भाई आपने वोट ज़्यादा ले लिए उनसे, तो इस वजह से आप क्या हो गए, विनर हो गए। और हम लोग हमारे क्लास टॉपर को भी क्या कहते हैं कि भाई ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि भाई तुमको है ना 50% मार्क्स लेके आना तो ही तू क्लास टॉपर बनेगा, ऐसा नहीं। आप क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आओ टॉपर बन जाओगे, ये सिस्टम होता है। एंड द कंट्रीज़ जो हमारे इंडिया है, यूनाइटेड किंगडम है और कनाडा में इस तरह का सिस्टम चलता है, ये आपको पता होना चाहिए सो फार, है ना। दूसरा जो इलेक्ट्रल सिस्टम है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी PR। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसे PR बोलते हैं, ये एक इलेक्ट्रल सिस्टम है जो कि एक कंट्री की गवर्नमेंट के इलेक्शन में इसका यूज होता है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीट्स अलॉट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द वोटर। मतलब कोई स्टेट हमारा क्या है, छोटा है, जैसे सिक्किम गोवा छोटे स्टेट है ना, और कोई हमारे राजस्थान यूपी जैसे बड़े स्टेट्स हैं, तो अब अलग अलग होगा तो अलग अलग सीट होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। ये जो आप बोल रहे हो कि भाई अलग अलग साइज़ है और अलग अलग पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो सीट्स होती है वहाँ के वोटर होते हैं, वोटर किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग उनको उन सीट का जो आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो, वेरियस ग्रुप्स और डिविजन्स विद इन द इलेक्टोरल आर रिप्रेजेंटेड in the legislature in proportion to the level of the support. This means that if a political party secure a certain percentage of the total casting votes, it will receive approximately the same percentage of the seat in elected body. अलग अलग जो है ना स्टेट, वहाँ पे किसी के साथ भेदभाव ना हो, ये इसके लिए किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि भाई फेयर और बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन हो सके अलग अलग पॉलिटिकल व्यू पॉइंट में भी। एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो होता है पार्टी लिस्ट सिस्टम में, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम या वोटिंग होता है STV एंड मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम। इंडिया फॉलोज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड फॉर सर्टेन इनडायरेक्ट इलेक्शंस सच एज फॉर हमारे प्रेसिडेंट हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुए, इसमें द सिस्टम इज यूज्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स of the Rajya Sabha, upper house or parliament,
एज वेल एज फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। जो नेक्स्ट आता है वो है मिक्स्ड मेंबर सिस्टम, है ना, मिक्स्ड मेंबर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, इसको हम डिटेल में बात कर लेते हैं। ये ज़्यादातर जनरली डिस्कस किया जाता है इन एकेडमिक और रिफॉर्म डिबेट्स में, दैट इज़ द मिक्स्ड मेंबर सिस्टम। दिस सिस्टम जो है कंबाइन करता है दोनों, जो हमने PR जो हमने बात किया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, तो इन दोनों का कंबाइन या कॉम्बिनेशन होता है। अंडर MMPR सम रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड from single member constituencies using FPTP, while additional seats are also allocated to the political parties to ensure that the total number of the seat they hold reflect their overall share of the votes. This system is used to several countries, but Germany and New Zealand are the key examples for this, है ना। तो ये इस तरह का सिस्टम होता है। कंपैरिजन टेबल अब आपके फर्स्ट पास द पोस्ट की और PR की हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के, है ना, STV के साथ में। तो ये टेबल कुछ इस तरह की है। इसमें क्या फीचर्स है यहाँ लिखे हैं। ये इस तरह का सिस्टम है हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट का और प्रोपोर्शनल का। अभी देखो ये जो टाइप ऑफ इलेक्शन लिखा है, तो फर्स्ट पास द पोस्ट में क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोकसभा, हमारे विधानसभा, विधान परिषद का। जबकि PR का जो सिस्टम है वो हमारे इनडायरेक्ट के लिए होता है। ये कहाँ यूज होता है, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज, मतलब लोकसभा और विधानसभा के लिए, और ये राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसी होती है, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, इनकी मल्टी मेंबर। वोटिंग मेथड इसका क्या होता है, वन कैंडिडेट होता है, इसमें इन ऑर्डर टू अलग अलग प्रेफरेंस, मतलब मेरिट बनती है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक वाइज होता है। फिर विनर जो है ना, ये हाईएस्ट वोट लेके आया वो विनर बन गया। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें कोटा होता है, उस कोटे को पूरा करना पड़ता है। ये सारा सिस्टम इन्हीं के बारे में है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट वाली प्रॉब्लम है नहीं, अच्छे से आप समझ लोगे। अब तक आप क्या समझे हो, डिटेल में थोड़ी सी समरी कर लेते हैं। इलेक्शन जो है वो एडल्ट सिटीजन को इनेबल करता है टू पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड इन मैनी केसेस इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, है ना, ये काम करता है। ये अब तक आपको समझना चाहिए बच्चों। इंडिया मेनली यूज द FTPT, ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉर डायरेक्ट इलेक्शंस एंड प्रोपोर्शनल फॉर इनडायरेक्ट विद STV के साथ में, और ये ज़्यादातर इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए होता है। ये आपको अब तक समझना चाहिए, ये अब तक आपने समझ लिया। और भी क्या समझे, थोड़े बहुत पॉइंट बाकी हैं। जो फर्स्ट पास द पोस्ट जो सिस्टम है, द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट विंस और सिक्योर इवन विदाउट एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब 50% + 1 वैसी सिस्टम यहाँ नहीं रहता है। PR विद STV reduce the wastage of the votes, ensure fairness और fair representations of the political parties। मिक्स्ड मेंबर सिस्टम भी चलता है लोकल सिस्टम में, ये अब तक आपको समझना चाहिए। अब इलेक्शन से रिलेटेड लॉ भी बने हुए हैं, कौन लॉ बनाता है ये हम लोग देख लेते हैं। 1950 से सम फॉलोइंग इंपॉर्टेंट लॉज बने हुए हैं अमिड द सेवरल लॉज टू रेगुलेट द कंडक्ट और फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन। अब पहला लॉ बना हुआ है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 का। दूसरा लॉ बना हुआ है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का। फिर तीसरा जो लॉ बना है डिलिमिटेशन एक्ट बना हुआ है 2002 का। हालांकि ये पहले बना हुआ था, लेकिन 2002 में ये अमेंडमेंट किया गया। इनके बारे में भी डिटेल में हम लोग इलेक्शन रिगार्डिंग लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला लॉ हमने बात किया द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्ट 1950। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 वाज इनेक्टेड टू प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द स्पेसिफिक एलोकेशन ऑफ द सीट्स अक्रॉस द हाउसेस ऑफ द पीपल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लोकसभा विधानसभाओं के लिए बना हुआ था। while Article 81, 170, 171 of the Constitution establish the general principles, maximum limits, methods of the filling these positions। इनसे रिगार्डिंग लॉ बना है कि भाई किस तरह के, मतलब है आपके कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं, लिमिटेशंस इसमें सेट किया हुआ है, और जो भी सीट्स होती हैं, पोजीशंस होती है, फिलअप करना कैसे है, उनके तरीके इस एक्ट में दिए हुए हैं। तो मतलब ये जनरल एक्ट था, बस जनरली इसमें यही कुछ पॉइंट थे। मैक्स द फॉलोइंग प्रोविजंस रिगार्डिंग द इलेक्शंस। पहला उसने किया कि इट प्रोवाइड्स फॉर द अलोकेशन ऑफ द सीट। पहली बात तो ये कि भाई सीट का अलॉटमेंट, कि भाई इस स्टेट में इतनी सीटें होगी, ये लॉ बना था 1950 वाले एक्ट में, है ना। ये किसके चुनाव के लिए, लोकसभा और विधानसभा और हमारे काउंसिल मतलब परिषद के लिए भी।
ठीक है, इसमें कितनी सीट होगी इसका निर्णय किस एक्ट में हो गया, 1950 वाले में। और साथ ही साथ में इट डील्स विद द प्रिपरेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्टोरल रोल पार्लियामेंट्री असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, तो ये भी हमने बात किया। इट आल्सो स्पेसिफाई द मैनर ऑफ फिलिंग द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, यानी राज्यसभा के लिए, बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज जो हमारे पास में है। इट आल्सो डिफाइन द ऑथोरिटीज फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो मतलब 1950 का एक्ट ने ये बातें कही है। अब 1951 ने क्या प्रोविजंस हमारे लिए सेट किए हैं? सो दिस एक्ट मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 serves the comprehensive legal authority for the actual conduct of the election to parliament and state legislatures, supplementing earlier laws regarding seats allocation and the voter rolls. And it also defines the specific qualifications and disqualifications for the membership, the formal notifications process for general elections, and the establishment of administrative machineries necessary for their execution. ये जो 1951 का एक्ट है बच्चों, इसमें कुछ और प्रावधान बनाए गए, कुछ संशोधन हुए। इसमें ना अब कौन से नेता की क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, अयोग्यता योग्यता, ये दोनों भी इसने मेंशन किया। और साथ साथ में जनरल इलेक्शन से पहले जो नोटिफिकेशंस आते हैं उनके बारे में भी दिशा निर्देश इसने प्रोवाइड किए। साथ ही साथ में अलग अलग प्रशासनिक जो तंत्र है उसको भी उसने मजबूती प्रदान की है। ये अब तक आपको समझना चाहिए। ये कुछ हिंदी डिटेल में हो गई, मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि इतना ना हो। सो फर्दरमोर द एक्ट गवर्न्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द रेगुलेशंस ऑफ द इलेक्शन कंडक्ट including the provision of materials to recognized candidates and the resolution of electoral disputes. It also strictly outlines corrupt practices, electoral offences, and the election commission's power to inquire about members' disqualifications and the protocols of the managing re-elections and filling the vacancies. ये प्रोविजंस 1951 वाले एक्ट में आए थे। और तीसरा जो अमेंडमेंट हमने लॉ बनाया था, मतलब हमने नहीं बनाया, लॉ से रिगार्डिंग हमने जो बात किया है कि भाई इलेक्शन लॉ कौन सा है, थर्ड वाला, वो है डिलिमिटेशन कमीशन का। अब इसका क्या काम है? सो डिलिमिटेशंस इन्वॉल्व द इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन रीड्रॉइंग टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज बाउंड्रीज टू रिफ्लेक्ट पॉपुलेशन शिफ्ट, a process conducted in India in 1952, 63, 73 and 2002. This high power body issues order that carry the force of power, meaning they cannot be challenged in any court or modified by the Lok Sabha, state legislative assemblies once the President of India sets an effective date. These orders ensure that democratic representation remain accurate and balanced across the country. तो अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिलिमिटेशन कमीशन का जो है अभी सेटअप हो चुका है, तो उसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले फेयर रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी जो कंस्टिट्यूंसीज होती है उनकी बाउंड्रीज़ को ये सेट करता है एट द सेंसस डेटा टू एंश्योर द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली की जो इलेक्शन हो वो एक तरह से फेयर हो सके, सभी को एक चांस मिल सके, एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द करंट पॉपुलेशन। इसलिए दूसरा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये डिलिमिटेशन कमीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक बैलेंस बनाए रखता है सिटीजन्स का अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में, एंड आल्सो प्रिवेंट सिंगल रीजन फ्रॉम बीइंग ओवर रिप्रेजेंटेड और अंडर रिप्रेजेंटेड। तो मतलब कहीं पे चुनाव ना हुआ हो या मतलब बिल्कुल ही चुनाव नहीं हुआ है, इलेक्शन हुआ ही नहीं है, तो ऐसे जो एरियाज़ की जो कंप्लेंट आते हैं उसके लिहाज से भी ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। इस हिसाब से भी डिलिमिटेशन कमीशन बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट होता है। इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन द स्पेसिफिक कंस्टिट्यूंसीज टू बी रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट, SC, ST, OBC एंड गारंटिंग देयर पॉलिटिकल वॉइस, है ना। तो उस हिसाब से भी ये बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंट एक कमीशन है। अब हमारा न्यू टॉपिक है भारतीय निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, और उसका रोल। तो हम लोग यहाँ डिटेल में बात करने वाले हैं क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है। तो इट वाज सेट अप ऑन 25th January 1950. The Election Commission or ECI is a new Delhi-based independent constitutional body. It is governed by Article 324, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है। और जिस बॉडी का भी एक हमारे जैसे कि ये निर्वाचन आयोग हो गया, डिलिमिटेशन कमीशन हो गया, तो जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल के बेसिस पे ये गवर्न होता है, तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। मतलब क्या हो जाता है इसका मतलब ये होता है कि भाई कोई भी हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये उसकी तरह काम करता है। इसके दिए हुए जो भी हमारे डिसीजन है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इस तरह से इनको पावर मिलता है, ठीक है ना। एंड आल्सो इट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर विद 2 कमिश्नर who are appointed by the president for a 6-year term or until the age of 65. To ensure impartiality, the ACI operates with judicial level independence. The CEC or Chief Election Commissioner is not answerable to the government and can only be removed through a process similar to that of a Supreme Court judge. मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही उसे हटाया जा सकता है। एक मोशन होता है इम्पीचमेंट मोशन, उसी के थ्रू ये मतलब इसको रिमूव किया जा सकता है। बाकी ये गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं होता है, मतलब कि ये खुद इंडिपेंडेंट होता है। इसके बनाए हुए जो भी फैसले होते हैं वो गवर्नमेंट को भी मतलब बाइंडिंग होते हैं, मतलब मानने पड़ते हैं, मजबूर होते हैं वो। और ये 6 ईयर के लिए प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करता है, बट आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट वो प्रेसिडेंट के लिए भी आंसरेबल नहीं होते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, इंडिपेंडेंट है वो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से 324 आर्टिकल से इन्हें पावर मिलता है, 324 की धारा से। तो उस बेसिस पे भी, और सुप्रीम कोर्ट के जज, ये मैंने बता दिया आपको, ये या तो 6 साल के लिए मतलब एक तरह से काम में करते हैं, या फिर 65 एज की। अगर मान लो किसी का 63 में यहाँ पे वो कमिश्नर बना है, तो अभी 63 में बना है तो 65 तक मतलब कि उनकी एज हुई तो वो रिटायर हो जाएंगे। अदरवाइज नहीं हुआ है, 40 के हैं, तो फिर 46 ईयर तक मतलब 6 साल तक कंटिन्यूसली सर्विस में रहेंगे। इस तरह से ये कहा जाता है। This autonomy empowers the Commission to paralyze government lapse and safeguard electoral integrity by cancelling unfair polls or ordering repoll whenever necessary. मतलब जब भी ज़रूरत होती है तो ये पोल को कैंसिल भी कर सकते हैं, पोल यानी चुनाव, है ना। तो उन्हें रद्द भी कर सकता है या वापस करवा सकते हैं। और गवर्नमेंट को जो भी लैप्स की उनकी पेनल्टी यानी कि पेनलाइज करना, मतलब एक तरह से सज़ा दे सकता है। क्योंकि हमने यहाँ पे एक बात कर लिया भाई, ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 324 की धारा से इन्हें पावर मिलता है, ठीक है ना। अब इनके पावर क्या क्या है, उससे क्या क्या पावर मिलता है। एनफोर्समेंट ऑफ फेयरनेस, इट हैज़ द ऑथोरिटी टू कैंसिल द पोल्स, ऑर्डर द रीपोल इन स्पेसिफिक बूथ्स और एंटायर कंस्टिट्यूंसीज whenever required if it determined the process was unfair. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, responsible for determining election schedules, managing all polling arrangements and appointing necessary election officials. Advisory power अगर देखा जाए तो it acts as a consultant to the president and state governors regarding the disqualification of sitting members. Autonomy भी होता है, its decision cannot be overturned simply because the government disagrees or ensuring a check on executive power but during the electoral process. तो ये इनके कुछ पावर है, वो हमें पता होना चाहिए। सो अब इसके रोल एंड फंक्शन की अगर बात करें ACI का, तो पहला है हमारे यहाँ पे कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन, है ना। ACI इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन, डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस फॉर पार्लियामेंट, विधानसभा, लोकसभा एंड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डिलिमिटेशन, ओवरसाइट भी करता है। while the ECI does not have the power to redraw boundaries directly, it provides essential oversight and support to the independent temporary delimitation commission appointed by the central government. तो ये भी काम होता है इसका। एंड डेमोक्रेटिक मेंटेनेंस, दूसरा है डेमोक्रेटिक मेंटेनेंस का भी ये काम करता है। इट एंश्योर द इलेक्शन शुड बी हेल्ड पीरियडिकली, फेयरली, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ensuring all the process aligned with the established democratic principles, rule of law चल सके। तो ये भी इनके पास में
पावर होता है। और भी है कुछ, जैसे कि इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपेयर करना, रिवाइज करना, अपडेट्स करना वोटर लिस्ट को थ्रू द कंटिन्यूस रिवीजन एंड SIR जो अभी लेटेस्ट में चला है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो ये भी यहाँ पे इनका काम होता है। एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, रिकॉग्नाइजिंग द पॉलिटिकल पार्टीज़, गिविंग और अलॉटिंग दैम द इलेक्ट्रल सिंबल, ये भी इनका काम होता है। वोटर एजुकेशन प्रमोट करना, अवेयरनेस अंडर द सिस्टमेटिकली वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के थ्रू, जिसे SVEEP प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये भी प्रोग्राम चलाने का काम हमारे ECI का होता है। मॉनिटरिंग करता है एक्सपेंडिचर को, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे थ्रू आउट द इलेक्शन और इलेक्टोरल जो भी हो सके। एक्सपेंडिचर के ऑडिट का भी काम, मॉनिटरिंग का काम भी हमारे ECI का होता है। अब आता है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में क्या ख्याल है आपका। देखो बच्चों, ये अलग अलग कलर में आपको स्टेट दिख रहे हैं ना, तो ये तो है हमारे स्टेट की बाउंड्रीज़। तो वैसे ही एक एरिया में कुछ बाउंड्रीज होती हैं, तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज, है ना। इलेक्टोरल रोल क्या होता है एंड एनुमरेटर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है। सो कॉन्स्टिट्यूंसी इज अ फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया विद इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, established because it is impractical for all the citizens to gather in one location to vote. By dividing the country into these smaller units, each area can elect a single representative to advocate for the specific needs, requirements of its residents, जो भी वहाँ लोग रहते हैं। तो ये जो आप मैप देख रहे हो ना, तो ये जैसे अलग अलग आपके यहाँ स्टेट दिख रहे हैं, तो ऐसे स्टेट की बाउंड्रीज हो गई, तो आपको पता चल गया कि भाई ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है। तो वैसे ही एक, जैसे कि ये राजस्थान है, तो इसमें भी आपको देखो ये एरिया दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, है ना। तो ये जो एरिया बने हुए हैं, इस तरह से बाउंड्रीज बनी हुई है, जो डिलिमिटेशन कमीशन का काम होता है कि इन एरियाज़ को मॉडिफाई करना, उन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए डिटरमाइन करना। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है ताकि वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वहाँ सारे लोग जो है ना वोटर करते हैं। अब एक ही नहीं होगा उसमें, अगर एक होगा तो वोटिंग करने का मतलब नहीं होगा, तो उसमें बहुत सारे हो सकते हैं। एक मतलब वहाँ पे विनर बन जाता है उनमें से, है ना। FTP जो हमने प्रोसेस देखा है, PR का मेथड हमने देखा, उस हिसाब से, ठीक है ना। एट द नेशनल लेवल अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें MP बोलते हैं। वाइल स्टेट का अगर होता है तो पार्टीशन इनटू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज टू इलेक्ट MLA, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। This facilitates effective public participation and ensure that every region has a fair and direct voice in the legislative process, है ना। तो ये कंस्टिट्यूंसी हुआ आपका। अब आता है इसका कुछ की फीचर्स हमारे इलेक्टोरल रोल का, जो EPIC कार्ड होता है, EPIC। तो ये क्या होता है हम बात करते हैं। यूनिवर्सल इंक्लूजन हो गया पहली बात, तो मतलब कि जो भी 18 का हुआ वो सब इसमें आपके एक तरह से ऑर्डिनरी जो रेजिडेंट होते हैं वो कंस्टिट्यूंसीज में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए वो वोटर बन जाते हैं। ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें ध्यान रखा जाता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी बेसिस पे, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, कास्ट के नाम पे हो, जेंडर या रेस के नाम पे भेदभाव नहीं होगा। कंस्टिट्यूंसी वाइज लिस्ट बनती है। ईच कंस्टिट्यूंसी हैज़ इट्स ऑन सेपरेट इलेक्टोरल रोल। सारे जो कंस्टिट्यूंसीज होती है उनके अलग अलग इस तरह से पार्टिसिपेशन कर दिया जाता है। तो वहाँ के आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि आप जो है गुजरात में रहते हो, तो गुजरात में रहते हो तो आपका गुजरात में EPIC कार्ड बन जाएगा। अब आपका EPIC कार्ड जो है ना गुजरात में बनेगा, तो मतलब आप अब राजस्थान में कॉन्स्टिट्यूंसीज में भाग नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप उनके वोटर बनते हो, ताकि दूसरे के साथ में भेदभाव ना हो। रेगुलर इसका अपडेशन होता है। द रोल इज रिवाइज्ड एनुअली एंड आल्सो अपडेटेड बिफोर द इलेक्शन टू इंक्लूड न्यू वोटर्स एंड रिमूव द नेम्स ऑफ द डिकीज्ड और शिफ्टेड पर्सन्स, है ना, जो अलग हो चुके हैं। फोटो इलेक्टोरल रोल बनता है। मोस्ट इलेक्टोरल रोल्स इंक्लूड फोटोग्राफ्स फॉर बेटर आइडेंटिफिकेशन, EPIC कार्ड जिसे हम बोलते हैं, तो ये भी इसमें ऐड हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। इट इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, प्रिवेंट बोगस वोटिंग एंड डुप्लीकेशन, प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, एंश्योर द ओनली वन जो एलिजिबल सिटीजन्स है वो पार्टिसिपेट कर पाएँ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्मूथली चलते रहे, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब एनरोलमेंट कैसे होता है इसका। तो सबसे पहले सिटीजन्स को दे हैव टू अप्लाई फॉर द इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल थ्रू ऑनलाइन कर सकते हो आप यूजिंग वोटर सर्विस पोर्टल, जैसे कि voters.eci.gov
.in और द वोटर हेल्पलाइन ऐप जो होता है, ऑफलाइन में आप सबमिट कर सकते हो फॉर्म 6 को। हमारे लोकल जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं उनको BLO जिन्हें बोलते हैं, या फिर ERO यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी मेथड है फॉर्म 6 के साथ में आप यहाँ जमा करवा सकते हो। इसमें क्या स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहले सबमिशन होता है, फिल आउट द फॉर्म जो 6 नंबर का है, इसमें आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपको भरना पड़ता है। फिर इसका वेरिफिकेशन होता है बूथ लेवल पे, और BLO जो है वो कंडक्ट करता है फील्ड विजिट टू कन्फर्म योर रेजिडेंस। फिर अप्रूवल हो जाता है। वंस वेरीफाइड योर नेम इज़ आल्सो एडेड टू द ऑफिशियल जो लिस्ट होती है उसमें। एंड ID इंश्योरेंस, यू रिसीव अ फिजिकल इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वोटर ID कार्ड जिसे बोलते हैं, तो आपको ये मिल जाता इजीली, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एनुमरेटर क्या होता है, इसका मीनिंग और उसका क्या रोल होता है। एन एनुमरेटर इज अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्ट कलेक्शन, वेरिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा ड्यूरिंग द सेंसस, सर्वे और फील्ड इन्वेस्टिगेशंस, often working on a temporary basis or contract basis, you can say, for the government or private organizations. They conduct the site visit to the household, मतलब door to door करते हैं, and businesses to gather accurate information using structured questionnaire और digital devices. तो इनका काम होता है सर्वे करना, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। रोल ऑफ एनुमरेटर जो है वो उसके हिसाब से अगर देखें तो he or she was appointed is appointed by election authorities and receive the training and guidelines, visit the household door to door, ये सर्वे करते हैं, collect the detail जैसे कि नाम, पता, एड्रेस जो भी है, and verify information with the documents, record the data in form digital devices में रिकॉर्ड करते हैं और बाद में वेरीफाई डेटा को इलेक्शन ऑफिस को भेज देते हैं। एंड हेल्प इन अपडेटिंग द इलेक्टोरल रोल, जो वोटर ID का जो हमारा रोल होता है, तो उन्हें अपडेशन का काम भी एनुमरेटर का रहता है। ये आपको अब तक समझना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब तक ओवरऑल इस टॉपिक में हमने क्या सीखा है बच्चों, हमने इसमें सीखा है कंस्टिट्यूंसी क्या होती है, एक जियोग्राफिकल एरिया होता है फ्रॉम विच वोटर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, अगर नेशनल इलेक्शन हो रहे हैं या फिर हमारे स्टेट असेंबली के लिए, MLA के लिए। ईच कंस्टिट्यूंसी हैज़ इट्स ओन सेपरेट वोटर लिस्ट होती है सबकी अलग अलग, ठीक है ना। एन इलेक्टोरल रोल इज़ द ऑफिशियल लिस्ट होता है ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन द particular or specific constituency. Only those whose names listed or appear on the roll can cast their vote. दूसरे नहीं कर सकते, जैसे मैंने राजस्थान और गुजरात का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। और क्या समझे आप लोग, द इलेक्टोरल रोल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अलाउिंग एवरी सिटीजन ऑफ एज 18 और अबव टू रजिस्टर विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन कास्ट रिलीजन के बेसिस पे। एनुमरेटर जो होता है ट्रेन प्रोफेशनल पर्सन होता है जो अपॉइंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, सर्वे करता है, इलेक्टोरल रोल का रिवीजन भी करता है, कलेक्टिंग डेटा, वेरिफिकेशन ऑफ द डिटेल्स जो भी एलिजिबल वोटर है थ्रू डोर टू डोर, और हाउस होल्ड जो भी फील्ड ट्रिप पे जाता है, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जो इंडिया में है बात कर लेते हैं हम लोग। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप sharing common ideologies that seek to form the government by presenting specific policies to the electorate. In India, these entities are regulated by the Election Commission of India and have evolved significantly since the independence movement. बात से ये बहुत ज़्यादा हो गई है। While pre-1947 parties focused on national liberation, post-independence objectives shifted towards competing for power, leading the system to transition from the dominance of a single party to a vibrant multi-party system or framework, especially after the rise of coalition governments or politics in 1989, है ना। तो बाद में बहुत सारे मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया। पहले तो हमारे यहाँ पे INC चलता था, है ना। बाद में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिलती है। सो डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियाज वास्ट कल्चर, रिलीजियस एंड एथनिक डाइवर्सिटी, these parties operate within a parliamentary structure at both union and the state levels. Ultimately, the party system functions as a vital bridge between the citizens and the government, ensuring that the diverse perspective of the public are represented in the political process. इसके लिए ये इम्पोर्टेंट बन जाती है पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए, ठीक है। अगर हम कैटेगरी कर पाए कि भाई कौन सी पार्टी कहाँ काम करती है, तो वन पार्टी सिस्टम भी होता है। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम वेयर ओनली अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इज लीगली परमिटेड टू होल्ड द पावर
it is often associated with the authoritarian governance as seen in the countries like China, North Korea and Cuba में आपको सिंगल पार्टी सिस्टम दिखेगा, ठीक है ना, एक ही पार्टी रहती है वहाँ पे। अब दूसरा होता है टू पार्टी सिस्टम। ये क्या होता है? अ लैंडस्केप डोमिनेटेड बाय टू मेजर पार्टीज दैट हैव अ रियलिस्टिक चांस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट while smaller parties may exist they rarely gain the significant power। एग्जाम्पल अगर बात करें ये कहाँ है तो यूएसए में दिखेगा और यूके में दिखेगा, है ना। और फिर आता है मल्टी पार्टी सिस्टम जो इंडिया में है, अ फ्रेमवर्क वेयर सेवरल पार्टीज कॉम्पीट फॉर द कंट्रोल फ्रिक्वेंटली रिजल्टिंग in the formation of the coalition governments। This system is practiced in nations जैसे कि इंडिया, फ्रांस, इजराइल में मल्टी पार्टी सिस्टम है आपके। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है ना। अब फीचर्स ऑफ ए कोलिशन जो बार बार आपके आया था, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, तो यहाँ हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ लाइक ए टीम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टुगेदर टू रन द कंट्री और द स्टेट। एंड मल्टी पार्टी कंपोजिशन होता है इसमें, यानी इट इज़ फॉर्म्ड बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज when there is no chance for the single party to secure a majority in the government। So common minimum program होते हैं इनके CMP, यानी कि coalition partners जो होते हैं they agree on a shared policy agenda to govern effectively। sharing करते हैं power का, cabinet positions and responsibilities are also allocated among the coalition partners जो भी बनते हैं आपके। तो ये coalition होता है, पावर का सेपरेशन हो जाता है। कंसेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग मेजर पॉलिसीज रिक्वायर कंसल्टेशन एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग द अलाइंस, जो भी अलायंस बनाते हैं, कोलिशन बनाते हैं। फ्लेक्सिबल पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स अलायंसेज में शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन पॉलिटिकल सपोर्ट एंड चेंजिंग द इंटरेस्ट, ये इनके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। लिमिटेड स्टेबिलिटी रहती है। द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द कंटिन्यूड सपोर्ट ऑफ अ कोलिशन पार्टनर और पार्टनर्स। द चेक ऑन डोमिनेंस इट प्रिवेंट द concentration of power in a single party thereby strengthening democracy, है ना। तो ये इसके की फीचर्स होते हैं कोलिशन पार्टी के। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे इंडिया में किस किस टाइप की, कितने टाइप की है पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी में। एक तो होता है हमारे पास में नेशनल पार्टी। अब नेशनल पार्टी किसको बोलेंगे? दीज पार्टीज ऑपरेट अक्रॉस द कंट्री एंड फुलफिल कंडीशंस laid down by the Election Commission of India। They influence several states। The national parties are also known as all India parties, है ना। तो ये पूरी नेशनली काम करती हैं। और दूसरी पार्टी होती है स्टेट पार्टीज या रीजनल पार्टीज। These parties operate mainly within a specific state, focusing on the regional issues or interest। The state parties are also known as regional parties। तो ये हमारी नेशनल पार्टी होगी जिसे हम लोग ऑल इंडिया पार्टी बोलते हैं, ठीक है। और ये होगी हमारी स्टेट पार्टी जिसे हम लोग रीजनल पार्टी भी बोलते हैं। तो दो तरह की पार्टी हमारे यहाँ पे है इंडिया में। अब हम लोग इनकी किस तरह से एक पार्टी को नेशनल पार्टी बोलते हैं, स्टेट पार्टी बोलते हैं, तो उनके लिए क्राइटेरिया होते हैं। तो लेट्स सी दैट क्राइटेरिया की किस तरह से बनता है। अकॉर्डिंग टू ECT's पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिम्बॉल्स 2019 handbook, a political party is recognized as a national party if it fulfills one of the following conditions। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बोलने से पहले कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि उसे एक स्टेट पार्टी मानी होनी चाहिए। नेशनल पार्टी से पहले आपको स्टेट पार्टी बनना पड़ेगा। आपको या तो 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में अपना काम किया होना चाहिए। जैसे बीजेपी के पास 4 स्टेट में, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, UP, इन चारों में अच्छा सा रोल हो गया। भाई चारों में किसकी सरकार? बीजेपी की। तो फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, तो वो स्टेट पार्टी हो गई एक तरह से, ठीक है। ये तो हुआ स्टेट पार्टी के पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन होता है बच्चों कि भाई 6% जो है वैलिड वोट, चाहे वो हमारे लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें 6% अगर वोट सिक्योर करती हैं तो आपके वो नेशनल पार्टी के लिए एलिजिबल होती है। फिर एक और है कि इट विन्स एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट इन द लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट, ठीक है। लोकसभा के इलेक्शन होते हैं 545 सीट के लिए, ठीक है। 545 कंस्टिट्यूंसीज के लिए होते हैं। अब 545 का 2% कितना होगा, ठीक है। वहाँ जितना होगा ना, अगर वो उतना कोई पार्टी सीट को सिक्योर करती है और मोर देन 4 होने चाहिए। यहाँ पहली कंडीशन क्या है कि भाई 4 मतलब होने चाहिए एटलीस्ट। तो
3 से कम नहीं होने चाहिए। ऐसे स्टेट में अगर उन्होंने वोटिंग किया है, सिक्योरिंग किया है वोट को, तो आपके वो नेशनल पार्टी बन जाती है, ठीक है ना। अगर नेशनल पार्टी के कुछ एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ एग्जांपल पे हो गए। देयर आर करंटली 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन इंडिया एज पर द लेटेस्ट ECI नोटिफिकेशन। दीज पार्टीज हैव अ परमानेंट इलेक्शन सिंबल रिजर्व्ड फॉर देयर एक्सक्लूसिव यूज अक्रॉस द एंटायर कंट्री। अब कौन सी है वो 6, आप यहाँ देख सकते हो। ये भी कुछ पार्टी के नाम है, ये उनके एब्रीविएशंस है और ये उनके सिंबल्स है, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी लोटस कमल का, फिर इंडियन कांग्रेस जो है वो हैंड जो है ना ये, और आम आदमी पार्टी ये झाड़ू का है, ब्लूम का है ना। तो ये 6 हमारे पास में अभी लेटेस्ट जो है पॉलिटिकल पार्टी है जो नेशनल पार्टी है। अब स्टेट पार्टी की अगर बात करें तो उसके लिए भी कंडीशंस होती है। टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, अ पार्टी मस्ट फुलफिल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन सी? एटलीस्ट 6% होना चाहिए वैलिड वोट्स, चाहे वो आपकी स्टेट असेंबली का हो या परिषद का हो, और जिसमें 2 MLA हो आपको पास में होना चाहिए, या फिर 6% वैलिड वोट होने चाहिए लोकसभा में अगर 545 का वोट हुआ है, या फिर आपके पास में 1 MP होना चाहिए। ये दोनों में से ये कंडीशन अगर पूरी करती है तो आपकी स्टेट पार्टी। फिर साथ ही साथ एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द सीट, और 3 सीट उसके पास में आ जाए किसी पार्टी के पास में लास्ट असेंबली इलेक्शंस में, तो फिर वो आपकी स्टेट पार्टी बन जाती है। एटलीस्ट 1 उसके पास में MP होना चाहिए फॉर एवरी 25 मेंबर्स, और एनी फ्रैक्शन अलॉटेड टू द स्टेट इन द लोकसभा। और कुछ और कंडीशंस है इसमें, जैसे कि हैव एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स in the last assembly elections or Lok Sabha elections from the state. Recognitions grants parties certain privileges such as reserved election symbols, free broadcast time on the state media during the election and other electoral benefit भी उन्हें मिलता है। Some prominent regional parties जो है हमारी जो स्टेट पार्टी के एग्जाम्पल अगर देखें तो RJD हो गया आपका, SP हो गया उत्तर प्रदेश से, RJD बिहार से, DMK आपके तमिलनाडु से, ये कुछ स्टेट पार्टीज़ है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब तक आपने क्या समझा इस टॉपिक में? पॉलिटिकल पार्टी होता है एक ग्रुप ऑफ द मेंबर्स contest the election to form the government. India follows a multi-party system where many political parties compete for the power, and when no party gets a majority, parties join together to form a coalition government. सीधी सी बात है। Political parties are also classified as national parties and state parties, ठीक है। And the Election Commission of India decide the recognition and symbol of the political parties. ये हमने अब तक समझा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। ये क्या होता है? ये 10th शेड्यूल में है आपके, ठीक है। इसको डिटेल में थोड़ा समझना चाहिए बच्चों। द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स switching political parties for personal or political gain. By discouraging members from changing allegiances after an election, the law seeks to provide government stability and uphold party discipline. This legal framework was formally integrated into the Indian Constitution via 52nd Constitutional Amendment Act of 1985, and it is housed within the 10th schedule. So let's talk about the key features or key provisions of the 10th schedule और एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या है इसकी? तो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ये सारा, है ना, कि कोई भी पार्टी मेंबर स्विच ना करे पॉलिटिकल पार्टी को। वॉलंटरी रेजिस्ट्रेशन होता है। लेजिस्लेटर इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम देयर सीट इफ दे वॉलंटरली रिजाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी ऑन whose ticket they were elected. Defying the party whip, disqualification occurs if a member votes excused to vote contrary to the official directions, जिसे whip बोलते हैं, issued by their party without prior permission. Lack of condonation, if the party does not formally forgive or condone such a voting violation within 15 days, the member lose their position in the house. ठीक है। Disqualification and exemptions, independent members, any member elected independently is disqualified if they join a political party after the elections. Nominated members, these members face disqualification if they join a political party after a 6-month grace period from the date they take seat. Merger exception, disqualification is waived if at least 2/3 of a legislative party agree to merge with another political party. Presiding officers exceptions,
To ensure impartiality, the speaker or chairman may leave their party upon taking office or rejoin it later without facing disqualification. Administration and authority से related क्या है? Deciding authority, the speaker or the chairman of the respective house hold the power to decide on disqualification cases through their decision remain subject to judicial review. And rule making power, the presiding officer frames the rules for implementing the 10th schedule, but they only act on a defection case once a formal petition is received from a member of the house. अब हमारे पास में एंटी डिफेक्शन लॉ किस तरह से डेवलप हुआ उसकी एक कहानी हम लोग देख लेते हैं. द एवोल्यूशन ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ began in 1967 when Haryana MLA Gayalal changed parties 3 times in a one day, sparking the infamous Ayaram Gayaram catchphrase. As frequent party switching began toppling state governments, the Lok Sabha formed the Chavan Committee, which recommended disqualifying opportunistic legislators from parliament. To curb this instability, 52nd constitutional amendment was enacted in 1985 under Prime Minister Rajiv Gandhi, officially adding the 10th schedule to the constitution. While the Supreme Court upheld the law's validity in the 1992 Kyoto Holohan case, the system was further tightened in 2003 by the 91st Constitutional Amendment. This update deleted the split provision that protected groups of defectors and mandated that any disqualified member be barred from holding executive or ministerial officials. The need for anti-defection measures, ये क्यों ज़रूरत पड़ा इसका और क्या आज इसकी ज़रूरत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए. These measures prevent frequent floor crossing, which provisionally led to the collapse of multiple state governments and caused administrative instability, curbing corruption by imposing penalties such as disqualification. And the law seeks to curb horse trading, where legislator support is influenced by money or promises of ministerial post. Upholding voter mandate के लिए. Defection is also often seen as a betrayal of the voters who elected a representative based on a specific party's ideology and platform. भाई हमने जिस नेता को एक चॉइस पे इलेक्ट किया और वही मतलब उस पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में चला गया तो हमारा जो मैंडेट है वो बिगड़ जाता है. ये डिफेक्शन हो जाता है, एक तरह से बिट्रेयल हो जाता है, हमें धोखाधड़ी हो जाता है. इस केस पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ की ज़रूरत है. हमें क्यों ज़रूरत है वो हम लोग देख रहे हैं इस टॉपिक में. एनफोर्सिंग पार्टी डिसिप्लिन, द लॉ आल्सो एनेबल पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन कोहेंसन बाय इंश्योरिंग मेंबर्स वोट इन लाइन विद द पार्टी विप ऑन क्रिटिकल इश्यूज. इसके लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट है. एंड रिड्यूसिंग इलेक्टोरल कॉस्ट, स्टेबल गवर्नमेंट्स reduce the livelihood of frequent and costly mid-term elections caused by the fall of ruling coalition. इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें. अब तक आपने क्या समझा है तो यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रोविजंस है. डिफेक्शन हैपन व्हेन अ मेंबर लीव देयर पार्टी और ज्वाइन अनदर पार्टी अफेक्टिंग द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड इन 1985 थ्रू द 52nd अमेंडमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ है ना, इंसर्टिंग द लॉ preventing frequent floor crossing and collapse of governments. Political parties are classified as national parties and state or regional parties. ये अब तक हमने पढ़ा है, ठीक है. तो ये हमने अब तक समझा है. और क्या समझा है हमने इसमें? It upholds the voters mandate and reduce the corruption like horse trading जैसा होता है तो उसे भी रोकता है. It helps political parties maintain discipline and cohesion. It also reduce the need for costly mid-term election caused by unstable governments. इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. बच्चों यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं. सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल एंड आई होप यू ऑलवेज विल लर्न. ऑलवेज कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग के साथ में
लाइक एंड सब्सक्राइब आपका यहाँ पे रहता है थंब इम्प्रेशन के साथ में। तो मैं मिलता हूँ, इसके लिए बेल आइकन को आप ज़रूर दबा देना। सी यू, बाय, टेक केयर।